हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टॉपिक के अंदर से जो करेंगे वो करेंगे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यानी कि हमें यह देखना है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है उस टाइम पे जो हमारे बैलेंस शीट के अंदर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स या फिर एसेट साइड पे कुछ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब होते हैं, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है और किस तरीके से किए जाते हैं। तो चलो बच्चों, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। देखो बच्चों, होता क्या है हमारे पास में, टॉपिक का नाम सबसे पहले हमें लिखना है ऊपर, आप भी अपनी कॉपीज में लिखिएगा। टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स ओब्लिक लॉसेस आप इसको कर लीजिए, ठीक है? ओके। तो देखो बच्चों, मैं आपको समझाता हूं, आप समझिएगा। हमारी इस टाइप की एक बैलेंस शीट होती है, टी फॉर्म में, देखी होगी आप लोगों ने बहुत बार। ऑल्दो 12th क्लास के अंदर इस तरीके से बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप पहले समझिए इस चीज को। आपकी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, दो साइड्स होती हैं, है ना? लायबिलिटी साइड पे आपको दिखाई देता है रिजर्व्स, और आपको दिखाई देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस, और आपको दिखाई देता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, और आपको दिखाई देता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी चीजें जो आपको लायबिलिटी साइड पे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड पे दिखाई दे रही हैं, तो इनका बैलेंस क्या होगा बच्चों? क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है? अभी हम इनका मतलब समझेंगे। और आपको कभी कभी एसेट साइड पे दिखाई देता है पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ठीक है? और हमें कभी दिखाई देता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, है ना? या फिर हमें दिखाई देते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक? तो पहले तो इनका मतलब समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। देखो बच्चों, पार्टनर्स ना कभी भी अपने पास में सारा का सारा प्रॉफिट अपने घर नहीं ले जाते। वो क्या करते हैं, अपनी कैपिटल में डालने से पहले या अपने घर ले जाने से पहले उन्होंने कुछ अमाउंट जो है वो रिजर्व में डाल देते हैं। रिजर्व का मतलब कि हो सकता है फ्यूचर में हमारे को किसी काम के लिए जरूरत पड़े, तो जैसे सेविंग्स होती हैं हमारी, उसी तरीके से ये होते हैं क्या? रिजर्व्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी अपने आप में एक रिजर्व का ही काम करता है, और ये फ्री रिजर्व्स होते हैं, किसी भी काम के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं फ्यूचर में। ओके, यानी कि ये बनाए जाते हैं कहां से? करंट ईयर के प्रॉफिट से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है, मान लीजिए हमारे पास में कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले कुछ वर्कर होते हैं। हो सकता है कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसके लिए हमें कंपनसेट करना पड़े उस वर्कर को, तो उसके लिए हम बना देते हैं क्या? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके बाद, इसके अलावा हमारे पास में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किसके लिए होता है? मान लीजिए मेरे पास में कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं एसेट साइड पे। अब इन इन्वेस्टमेंट्स को जब मैं बेचने जाऊंगा तो हो सकता है मार्केट वैल्यू कुछ और मिले, हो सकता है कुछ फ्लक्चुएशंस आ जाएं, तो उन फ्लक्चुएशन से फाइट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। तो खैर,
यहां पे हमारे पास में ये लाइबिलिटी साइड पे दिखाई देते हैं और एसेट साइड पे पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, यानी कि ये एक्युमुलेटेड लॉसेस होते हैं, पुराने पिछले सालों के एक्युमुलेटेड लॉसेस होते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? ऑल दो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अपने आप में रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन हमने इतना हैवी एक्सपेंडिचर कर दिया है अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर कि ये कैपिटलाइज नेचर का बन गया और धीरे 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 हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ होने वाला है। इसके अलावा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बारे में तो आप जानते ही। तो बच्चों ये जो चीजें दी हुई है ना, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आज हमें सीखना है। देखो, जब होता क्या है, जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, तो ये जो रिजर्व्स हैं ये नए सिरे से बनाए जाते हैं, नए सिरे से क्रिएट किए जाते हैं। तो पुराने रिजर्व्स का क्या होगा? तो पुराने रिजर्व्स का ये होगा बच्चों, आप ध्यान से समझ लेना इस चीज को, कि पुराने रिजर्व्स जो थे ना वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अमंग्स ओल्ड पार्टनर्स। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको बनाने के लिए पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर उन पार्टनर्स ने मशक्कत की थी, मेहनत की थी। तो अब जब हम नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बना रहे हैं, अपनी रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है हमारी पार्टनरशिप फर्म का, तो ये सारे के सारे रिजर्व्स नए सिरे से बनाए जाएंगे। आगे चल के हम सीखेंगे कि अगर ये रिजर्व्स मेंटेन किए जाते हैं फ्यूचर में भी तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या सीखने वाले हैं? हम सिर्फ इतना कहने वाले हैं कि सर होना क्या है इनके साथ में? होना यह है कि फ्यूचर में नए रिजर्व्स नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बनाए जाएंगे, यानी कि अलग अलग पार्टनर से नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा इन रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए। लेकिन फिलहाल तो ये क्या हो रहे हैं सर? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अमंग्स ओल्ड पार्टनर्स या फिर ऑल पार्टनर्स एज द केस में भी, ठीक है, और वो भी किस रेशो में? ओल्ड रेशो। तो जैसे ये रिजर्व्स बांटे जाते हैं पार्टनर के अमंग्स ओल्ड रेशो में, वैसे ही ये भी, ये एसेट साइड पे जो हमारे पास में लॉसेस दिए हुए हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, ये लॉसेस होते हैं बच्चों एसेट्स के। तो ये एक्युमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं? इनको भी किसको लेना पड़ेगा? इनकी जिम्मेदारी भी किसके ऊपर है? ओल्ड पार्टनर्स के ऊपर ही है। तो ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब ये रिजर्व्स खत्म होंगे, देखिए ये है क्या? ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का क्या? क्रेडिट बैलेंस होता है। और अगर लाइबिलिटी को मैं खत्म कर दूं या फिर ट्रांसफर कर दूं या कम कर दूं या किसी भी तरीके से कुछ भी इसके साथ में मैं एक्शन लेता हूं जिसकी वजह से ये फ्यूचर में दिखाई नहीं देगा, तो लाइबिलिटी जब घटती है तो क्या होती है? लाइबिलिटी जब घटती है तो क्या हो जाती है सर? डेबिट। ओके, और ये रिजर्व्स जा किसके पास में रहे हैं? ये पार्टनर्स के पास जा रहे हैं। तो इससे इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैपिटल भी अपने आप में क्या है? एक लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या हो जाता है सर? क्रेडिट हो जाती है। तो हमारी नॉर्मल सी एंट्री जो है वो कुछ इस तरीके से है कि ये सारे रिजर्व्स हो जाएंगे डेबिट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट। तो लिखिएगा मेरे साथ बच्चों ये एंट्री को। आई होप आप लोगों को ये क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। रिजर्व्स, हाँ जी लिखिएगा, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। अभी इसके बारे में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की अलग से कहानी आप लोगों को मैं सुनाऊंगा, उनका भी कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो हमें सीखना है, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और किस रेशो में? ये सर रेशो होगी अपनी पुरानी वाली ओल्ड रेशो में, ठीक है, ओल्ड रेशो में। तो गलत मत कर दीजिएगा कहीं आप इसकी गेनिंग रेशो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने बैठ जाएं, ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। हमें ओल्ड रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है।
ओल्ड रेशो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना है? क्योंकि सर जब ये बनाए गए थे तब हमारी ओल्ड रेशो एग्जिस्टेंस में थी। ओके, ठीक इसी तरीके से एसेट्स, एसेट साइड पे जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, अगर वो कम होंगी, एसेट्स अगर कम होते हैं तो क्या हो जाते हैं सर? वो हो जाते हैं सर क्रेडिट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट इससे क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे इसमें हम एंट्री लिखेंगे ऑल पार्टनर्स ऑल या फिर ओल्ड एज द केस में बी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब वही जो ऊपर हमने लिखे थे ना बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, वही सब कुछ मैं लिख देता हूं। पी एंड एल अकाउंट, ये कौन सा है? डेबिट बैलेंस है। ठीक है जी, ये इसका कौन सा वाला बैलेंस है बच्चों? ये डेबिट बैलेंस वाला पी एंड एल है, और वो क्या था? क्रेडिट बैलेंस वाला पी एंड एल था। तो जितना भी होगा ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और क्या था हमारे पास? टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आई ये बात कि हम इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक, अच्छा जी। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कहानी सुनाऊंगा, और उसके बाद में उसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखना, पेज मेरा बिल्कुल सेट है ऐसा मुझे अंदेशा है जी। अच्छा बच्चों, ऊपर हेडिंग डालिएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है सर इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट्स, अगर किसी तरीके की कोई ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर आ जाती है तो उसको हम कहां से दे सकते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। ठीक है, अब ये तो था इसका मीनिंग। अब हमारे पास है ना कुछ केसेस है। केसेस क्या है आओ देखते हैं। केस 1 जो मैंने आपको बताया वो अभी आपका सिर्फ मीनिंग था। केस 1 आप लिखिएगा यहां पे, व्हेन नो क्लेम। बेटा इसको है ना आराम से और ध्यान से सीखना है हमें। उसका कारण क्योंकि ये हमारे मेन क्वेश्चन के अंदर भी आएंगे। ठीक है, अच्छा, तो व्हेन नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अराइज। ठीक है, होगा क्या? होगा ये देखो, ध्यान से समझो पहले सिचुएशन को, बाद में करेंगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो अपने आप ही हो जाएगा अगर हमें चीज समझ में आ जाती है तो। देखो बच्चों, होता क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपने आप में एक रिजर्व था कि हो सकता है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो हम उसको कंपनसेट करते। लेकिन अगर किसी का कोई क्लेम आया ही नहीं, यानी कि किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, तो अब ये पूरा का पूरा रिजर्व बच जाएगा ना, काइंड ऑफ ये सारा का सारा रिजर्व क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। और जब भी कोई रिजर्व फ्री हो जाता है तो उसके साथ में हम क्या करते हैं सर? उसको हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि फ्री हो गया तो किसके पास जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में या फिर ऑल पार्टनर्स में जाएगा। क्यों जाता है ये? इस वजह से क्योंकि सर जब ओल्ड पार्टनर्स ने इसको बनाया था, जितने भी हमारे पार्टनर्स थे पुराने वाले या फिर चाहे पार्टनर वही वाले हों, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है दो तरीके से, या तो किसी का एडमिशन हो जाता है या रिटायरमेंट हो जाती है, या फिर हम शेयरिंग रेशियो को चेंज कर देते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं ओल्ड पार्टनर। तो बच्चों होगा क्या, ये इन लोगों ने ही पेट काट काट करके अपना ये रिजर्व बनाया था, और आज इसके अगेंस्ट कोई क्लेम है नहीं, और अगर क्लेम नहीं है तो ये फ्री हो गया तो जिसका था उसी के पास चला जाएगा। जैसे कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण
क्या लागे है मोरा। ठीक है, देखते हैं बेटा। तो अब देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपने आप में एक लायबिलिटी थी। लायबिलिटी जब कम हो जाती है या खत्म हो जाती है तो क्या हो जाती है, डेबिट। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने जो समझा वो बिल्कुल सही। आप यहां पे लिखिएगा, देयरफॉर फुल रिजर्व बिकम फ्री। और अगर फ्री हो गया तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हेंस डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, इसकी एंट्री होगी, बिल्कुल ही आसान है इसकी एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या था, आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारी नरेशन थी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब ना अगला केस देखते हैं, अपना केस 2 देखना। आप इसको अपनी कॉपी में एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से बनाएंगे। तो अब हम लिखते हैं क्या, केस 2। केस 2 लिखो, व्हेन क्लेम एग्जिस्ट अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यानी कि अगर कोई क्लेम आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। अब एक बात बताओ, मान लो किसी फैक्ट्री के अंदर, हमारी एक फैक्ट्री है जिसके अंदर किसी वर्कर के साथ में कुछ एक्सीडेंट हो गया। अब अगर एक्सीडेंट हो गया तो उस केस में क्या होगा, हम क्या सारे के सारे रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, नहीं बेटा। पहले हम क्या देंगे, उन लोगों को उनका हक देंगे, फिर जो बच जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर बचा तो बच्चों देखना जरा ध्यान से, मान लीजिए यहां पे ये छोटी सी एक बैलेंस शीट है, यहां पे लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 5 लाख रुपीस। नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वॉज 5 लाख। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या था, 5 लाख का था, और हमारा क्लेम भी कितना आ गया, 5 लाख का। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो अब कुछ बचेगा क्या हमारे पास में फ्री, नहीं सर, कुछ भी नहीं बचेगा फ्री। और अगर हमारे पास में कुछ भी फ्री में नहीं बचता है तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के अंदर ही चला जाएगा। हम इसकी क्या एंट्री बनाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन। अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितने से, 5 लाख रुपीस से ही। ठीक है जी, तो ये दोनों केस आप लोगों को समझ में आए। हाँ सर, मुझे तो पहले से ही समझ में आए हुए थे, आप लोगों को मेरे ख्याल में मैंने समझा दिया होगा। ठीक है, चलो जी अब एक काम करते हैं, अपना थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस के लिए मैंने अपनी कॉपी का पेज बदल दिया, और आप भी अपनी कॉपी का पेज बदल दीजिए, देखिएगा। चलो करते हैं अब अपना थर्ड केस। अच्छा, थर्ड केस में जाने से पहले हमने क्या सीखा अभी, कि हमारे पास में सेकेंड केस के अंदर क्या हुआ, सेकेंड केस के अंदर ये हुआ कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो था वो इक्वल था। मान लीजिए, अब इसका बी केस लिख लेते हैं हम, मान लीजिए
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो है, वो इक्वल नहीं है, वो क्या है, कम है। तो मान लीजिए यहां पे आप ऊपर हेडिंग लिखिएगा, क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यानी कि मान लीजिए आप एक एग्जांपल लेते हैं हम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो था वो था हमारे पास 5 लाख रुपीस, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो आया बच्चों, वो आया हमारे पास में कितना, 3 लाख रुपीस। अब आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी तैयारी कितने की थी, सर हमारी तैयारी तो 5 लाख की थी, जबकि क्लेम हमारे पास में आया कितना, 3 लाख रुपए का। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर रुपीज 2 लाख बिकम फ्री हो गए। अब ये फ्री रिजर्व्स किसके अंदर जाएंगे, ये जाएंगे सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड रेशो में, है ना जी सर, बिल्कुल। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक कंबाइन एंट्री बना करके हम लोग लिख सकते हैं इसकी। तो इसकी आप एंट्री लिखिएगा। देखो लाइबिलिटी जब खत्म होती है तो क्या होती है, डेबिट। तो आज ये लाइबिलिटी खत्म हो रही है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने लाख रुपए से, 5 लाख रुपए से, ठीक है सर। और क्लेम कितने का था, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का था, 3 लाख रुपए का। तो हमारी एंट्री क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, लेकिन वो कितने का, 3 लाख का। अब सर जो बच गया है वो किसके पास चला जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना, 2 लाख रुपया जो बच गया था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। अच्छा जी, आगे करते हैं बच्चों, थर्ड केस। तो थर्ड केस आप लोग लिखिएगा, थर्ड केस जो है, इफ क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हां जी, ये हेडिंग आप लोगों को समझ में आई। देखो होता क्या है, कभी कभी हमने जो तैयारी कर रखी थी, हमने जो रिजर्व बना रखे थे, वो बना रखे थे मान लो 5 लाख रुपए के, और मेरे पास जो क्लेम आ गया वो आ गया 7 लाख रुपए का। अब 7 लाख रुपए का जो क्लेम आया है, इसके लिए मैंने तैयारी तो केवल 5 लाख की कर रखी थी। तो क्या होगा, अब क्या करें, हम कहां से लेकर के आए ये क्लेम के पैसे, डिस्ट्रीब्यूशन होने की बात तो बहुत दूर की है, अभी तो हमारे को क्लेम का पैसा ही नहीं पूरा बढ़ रहा। तो बच्चों जैसे फ्री होने पे कोई भी रिजर्व अगर फ्री होता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर क्लेम बड़ा होगा तो उसको भी किसके अमंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि लायबिलिटी भी किसकी होगी, लायबिलिटी कंपनसेट करने की पार्टनर्स की ही होगी। यानी कि यूं कहें कि अगर अंगूर मीठे हैं तो पार्टनर्स के पास जाएंगे, और अगर खट्टे हैं तो भी पार्टनर्स के पास ही जाएंगे। तो चाहे ऑब्लिगेशन आए तो भी पार्टनर, और अगर कुछ प्रसाद बंट रहा हो, फ्री हो, तो भी पार्टनर, ठीक है। तो चलो अब देखो, इसके लिए तो बहुत आसान है। बस बच्चों करना क्या होता है, हम ना पूरे साल कोशिश करते रहते हैं एंट्रीज को रटने की। कोई जरूरत नहीं है हमें एंट्रीज रटने की। हमारे को क्या करना होता है, सिर्फ सिचुएशन को देखो, सिचुएशन को समझो, और सिचुएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दो। आपके अंदर से अपने आप वो फील आती है कि अब होने क्या वाला है, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा है तो पढ़ना तो जरूरी है। अच्छा जी,
तो वही मेरा एग्जाम्पल जो मैंने अभी लिया उसी को मैं इस कॉपी पे आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। मान लीजिए मेरे एग्जाम्पल में क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो था वो 5 लाख का था और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो था वो था 7 लाख रुपीस का। इसका मतलब सिचुएशन क्या है, मोर देन। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, अब इसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे, देखो जी, एंट्री कुछ इस तरीके से होगी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, आप लोगों को ये साफ सुथरे तरीके से दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आप लोगों को भी बनाना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सर देखो हमारा रिजर्व तो था कितने का, 5 लाख का, और हमारा क्लेम जो है वो है 7 लाख रुपए का। अब क्या करें, तो अब हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसको डाल देंगे। यानी कि जब हमने रीवैल्यूएट किया ना तो हमने पाया कि हमारा जो रिजर्व था वो शॉर्टेज में था, तो इसके लिए हमने एक रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कर दिया। तो यहां पे मैं क्या एंट्री डाल दूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से सर, 2 लाख रुपए से, रुपीस 2 लाख। अच्छा, अब ये मैंने ओपन तो कर दिया, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने ओपन तो कर दिया, लेकिन ये ओपन होने के बाद में ईयर एंड पे क्लोज भी होगा। तो सर उसकी एंट्री क्या होगी, जो चीज डेबिट हुई है वो अब क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, अगली एंट्री इसकी ए एंट्री तो ये थी और बी एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, रीवैल्यूएशन सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि रीवैल्यूएशन अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। क्योंकि जो ये रीवैल्यूएशन के अंदर जो लॉसेस आए हैं हमारे को, उसको कौन बियर करेगा, उसको बियर करेंगे पुराने पार्टनर्स। ठीक, तो हमारी एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट कितना, अमाउंट वही 2 लाख रुपए। ठीक है, ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देगा। ठीक है, और ये किस रेशो में, वही ओल्ड रेशो। ओके बच्चों, तो समझ में आया आपको ये कि हम किस तरीके से करते हैं। ये हमारे 3 केसेस हैं जिनको कि आपको अच्छे तरीके से समझना जरूरी है, और अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो मेन क्वेश्चन के अंदर आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को। बहुत ही प्यारे टॉपिक हैं ये दोनों और बहुत ही आसान भी हैं। ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन पे पेज जो है वो बिल्कुल फिट है, ये देखिए इस तरीके से। कभी कभी कुछ कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, देखिएगा। तो अगला टॉपिक आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, अगला टॉपिक आप लिखिए बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर होता क्या है, ये हमें देखना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर जो है वो हमारे पास में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि इन्वेस्टमेंट हम परचेस करते हैं। लेट्स से मैंने एक इन्वेस्टमेंट परचेस की 5 लाख रुपीस की, और मैंने इसके लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना दिया। क्यों बनाया ये रिजर्व, होता यह है बच्चों कि मान लो मैं 4 साल 6 साल 8 साल बाद इन्वेस्टमेंट को बेचने गया,
तो इन्वेस्टमेंट को बेचने पे क्या मुझे वही दाम मिलेगा? हो सकता है ज्यादा मिले, हो सकता है कम मिले, तो फ्लक्चुएशंस होना लाजमी है। ठीक है, अब ये जो फ्लक्चुएशंस होती हैं ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर, पॉजिटिव कैसे और नेगेटिव कैसे? तो समझना मेरी बात को। मान लो मैंने जो इन्वेस्टमेंट परचेज की है, देखो मैंने जो इन्वेस्टमेंट परचेज की है वो कितने की परचेज की है? 5 लाख की। अब मान लो मेरी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू यानी कि मैं इसको बोलता हूं फेयर मार्केट वैल्यू, वो हो सकती है या तो हो जाए 7 लाख रुपए, या फिर यह भी हो सकता है कि वो हो जाए 2 लाख रुपए। तो अगर ये 7 लाख हो जाती है तो ये क्या है? एक पॉजिटिव सिग्नल है। ये क्या है? एक पॉजिटिव सिग्नल है। और अगर ये 2 लाख हो जाती है तो ये क्या है? नेगेटिव सिग्नल है, यानी कि दुख की बात है। तो खैर हमें क्या करना पड़ता है, अपने दुख को मद्देनजर, जैसे हम कहते हैं ना कि थिंक फॉर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, तो प्रिपेयर फॉर वर्स्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक रिजर्व बनाना पड़ता है कि अगर फ्यूचर में हमारी फ्लक्चुएशंस की वजह से हमें इन्वेस्टमेंट में कुछ लॉसेस आ जाएं तो हम उसको ओवरकम कर पाएं। ठीक, तो अब देखना होगा क्या, इस तरीके से हम इसको सीखेंगे कि ये हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें समझ में आ जाए। तो चलो हम करते हैं इसका केस 1 कि अलग अलग सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा, यही हमें इसमें सीखना है। मान लो जो बुक वैल्यू है वो है इक्वल टू मार्केट वैल्यू, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट को परचेज किया था उसका अमाउंट जो था बुक वैल्यू का वो था 5 लाख, और ये बिकी भी कितने पे? 5 लाख पे ही। अब क्या होगा इस सिचुएशन में? मैंने तो एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बना रखा था, तो मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा ये तो किसी काम नहीं आया, क्योंकि कोई फ्लक्चुएशन है ही नहीं। यहां पे हम लिख देते हैं नो फ्लक्चुएशन। ठीक है ना, कोई फ्लक्चुएशन है ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या हो गया? बेकार हो गया। तो बेकार नहीं कहते इसको बेटा, हम कहते हैं फ्री हो गया। फ्री हो गया इसका मतलब क्या था? आज तक हमने कुछ पैसा क्या रखा हुआ था? अपने प्रॉफिट्स का कुछ पैसा रिजर्व बना करके रखा हुआ था कि कहीं एक काम के लिए ये यूटिलाइज हो सकता है, लेकिन वो काम के लिए वो यूटिलाइज नहीं हुआ, और आज हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है। तो आज के बाद हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दोबारा बनाया जाए या ना बनाया जाए, लेकिन बहरहाल आज के टाइम पे तो क्या होगा, हम इसको खत्म कर देंगे। हम इसको खत्म करने जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इसके अंदर से कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, और अगर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा? फ्री। और जो भी चीजें फ्री हो जाती हैं वो कहां चली जाती हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या था? अपने आप में एक लाइबिलिटी थी, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या थे? अपने आप में वो भी एक लाइबिलिटी है। तो जो लाइबिलिटी कम होती है या खत्म होती है या ट्रांसफर होती है वो क्या हो जाती है? डेबिट। और जो लायबिलिटी एग्जिस्टेंस में आ जाती है वो क्या हो जाती है? क्रेडिट। तो साफ है, बिल्कुल साफ है इसकी एंट्री। हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री बिल्कुल ही सिंपल है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो था वो मान लीजिए मेरे पास में कितना था? मान लीजिए मेरे पास में था 3 लाख रुपए। तो ये 3 लाख किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे?
पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और बच्चों कौन सी रेशो के अंदर? ओल्ड रेशो के अंदर। तो यहां पे हम नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक, ओके, ये थी हमारी नरेशन। अच्छा, ये तो था केस फर्स्ट, जिसके अंदर की हमें यूटिलाइजेशन हमारा कुछ हुआ नहीं और पूरा का पूरा क्या था? फ्री हो गया। चलो अब आगे देखते हैं कि आगे की सिचुएशंस में क्या होने वाला है। देखो बच्चों, हम करते हैं केस 2। अब केस 2 के अंदर मैं सिचुएशन लेता हूं कि मार्केट वैल्यू यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से कम है। यानी कि मैंने कि कोई इन्वेस्टमेंट जो परचेज की थी वो 5 लाख की थी और आज वो जो है वो 2 लाख की या 3 लाख की या इससे कम लेवल पे आ गई है। तो अब इस केस में हमारे पास में कुछ अलग अलग तरीके के केस होते हैं। वो क्या केस होते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। आपको ये समझ में आ रहा है ना कि यहां पे क्या लिखा है? लेस लिखा है। ये लिखा है लेस देन बुक वैल्यू, यानी कि हमने जो एस्टिमेशन उसका लगाया था, ये एस्टिमेशन से ये कम वैल्यू पे आ गई है। ठीक है, लेस वैल्यू तो है, यानी कि लेस का मतलब हम क्या कहते हैं? फॉल इन वैल्यू। फॉल इन वैल्यू, ठीक है। अब फॉल इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? तैयारी होती है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इस सिचुएशन को समझने के लिए। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे ये ठीक से दिखाई दे रहा है? हां जी, देखिएगा। तो मान लीजिए यहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, वो था करीब 3 लाख रुपए का, और मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो है 5 लाख रुपए की। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का जो प्राइस आ गया, अब एडजस्टमेंट में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट वैल्यू, वो कितनी आ गई? वो आ गई 4 लाख रुपए। अब आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि 5 लाख की चीज थी जिसका की वैल्यू कितना आ गया? 4 लाख आ गया। तो दुख की बात तो है, लेकिन हमने दुख की तैयारी कर रखी थी शुरुआत से। तो ये देखो, तैयारी कितने की थी? 3 लाख की थी। इसका मतलब दुख तो है, लेकिन हमारे अंदर सहने की शक्ति भी है। सहने की शक्ति कितने की है? 3 लाख की। और दुख कितने का है? 1 लाख रुपए का। यानी कि हम इस सिचुएशन से ओवरकम कर जाएंगे। इस सिचुएशन में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा कितने से? 1 लाख रुपए से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए बनता है? फ्लक्चुएशंस के लिए। आप देख पा रहे हैं दोनों के अंदर फ्लक्चुएशन कितनी है? 1 लाख रुपए की फ्लक्चुएशन है। तो 1 लाख रुपए से हमारा ये 3 लाख रुपया लड़ सकता है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो यूटिलाइज हो जाएगा 1 लाख तक, और बचे हुए 2 लाख क्या हो जाएंगे? बचे हुए 2 लाख सर फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो बचे हुए 2 लाख अगर फ्री हो जाएंगे तो वो कहां जाएंगे? वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। आप सिर्फ सिचुएशन समझिए। अगर आप सिचुएशन समझ जाते हैं तो एंट्रीज तो खुद ब खुद आपके अंदर से निकल करके आएंगी। तो बच्चों चलो फिर अब इसकी हम कंक्लूजन लिखते हैं। सबसे पहले तो कि मींस रिक्वायर्ड amount of investment fluctuation reserve was 1 lakh, है ना? 1 लाख था ना, दैट इज 5 लाख माइनस 4 लाख।
and we have 3 lakh. Therefore, remaining amount become free. रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों? फ्री हो जाएगा। और अगर फ्री हो जाएगा तो कहां चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो चलो अब समय आ गया इसकी एंट्री लिखने का। ये देखो हम क्या करेंगे, अब इसकी एंट्री लिखेंगे। समय आ गया से ना बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि क्लास को खत्म करने का समय आ गया, लेकिन बच्चों अभी ऐसा टाइम नहीं आया है। ठीक है, अब टाइम आया है या नहीं आया ये मेरे को भी नहीं मालूम है। ठीक है, चलो अपनी एंट्री लिखते हैं। तो एंट्री क्या है? एंट्री है हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना यूटिलाइज हो गया? 1 लाख रुपया तो इन्वेस्टमेंट में यूटिलाइज हो गया। कितना था? 3 लाख था। 3 लाख में से 1 लाख तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में यूटिलाइज हो गया। तो रिमेनिंग जो था वो फ्री कहां चला जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 लाख रुपए जो फ्री हो गए थे। ठीक है, आप लोगों को ये एंट्री समझ में आई? जी सर। अच्छा, अब इसका बी पार्ट हम करते हैं कि फॉल इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के इक्वल है। चलो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। हमने लिया एक एग्जाम्पल, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है, मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट जो थी वो कितने की खरीदी थी? 5 लाख रुपए की। और मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बनाया था वो बनाया था 3 लाख रुपए का। अब मेरी इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट की फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि जितने पे ये बिक सकती है वो कितने पे आ गई? 3 लाख रुपए पे। अब देखो बच्चों ध्यान से, आपको फ्लक्चुएशन कितने की दिखाई दे रही है? सर 3 लाख रुपए की फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है। तैयारी कितने की दिखाई दे रही है? सर 3 लाख की तैयारी दिखाई दे रही है। इसका मतलब समझे आप कि मैंने अभी क्या लिखा है? यहां पे मैंने लिखा कि फ्लक्चुएशंस आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अब होगा क्या? सर पूरे का पूरा पैसा कहां चला जाएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ही चला जाएगा। सर फ्लक्चुएशन के अंदर यूटिलाइज हो गया ना, कुछ फ्री बचा? नहीं सर, कुछ भी फ्री नहीं बचा। तो अब देखो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? अब इसको हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? मींस फ्लक्चुएशन इज इक्वल टू रिजर्व। तो अब उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में ट्रांसफर हो जाएगा पूरा का पूरा। देयरफॉर आप इसको ऐसे लिखिएगा, देयरफॉर फुल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक, तो हमारी जर्नल एंट्री बिल्कुल ही सिंपल होगी। एंट्री एकदम सिंपल है और दूध की तरह साफ है। क्या है इसकी जर्नल एंट्री? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट का पैसा जो था, पूरे का पूरा रिजर्व जो था वो किस में ट्रांसफर हो गया? इन्वेस्टमेंट में। कितने लाख से? 3 लाख रुपए से। तो नीचे आप नरेशन लिखना ना भूलें। बीइंग
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक, समझ में आई आप लोगों को ये बात? जी सर। अब देखो हमें क्या करना है, हमें करना है इसका नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस के अंदर हम लोगों ने कुछ और भी इसके अंदर वेरिएशन डालने हैं, लेकिन आज की क्लास का टाइम बच्चों यहीं पे खत्म हो चुका है। तो बच्चों आप लोगों से सेम कॉन्सेप्ट के साथ में हम मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।